नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शनपुर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जो है शब्द भेद पढ़ रहे हैं, शब्द भेद या शब्द विचार पढ़ रहे हैं। शब्द भेद या शब्द विचार में हम पहली कक्षा में पढ़े थे। शब्द का जो पहला भेद होता है वो इसके आधार पर पढ़ेंगे। इसके आधार पर पढ़े थे कि शब्द का जो पहला भेद होता है वो कौन सा होता है, वो प्रयोग या रूप के आधार पर। प्रयोग या रूप के आधार पर पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था क्या, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में हमने पढ़ा था दोस्तों, जिसका जिस जिन शब्दों का लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों का लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। हमने इसके उदाहरण भी आपको बहुत अच्छी से समझाया था, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया था। अब जो है अगली कक्षा में इसके दूसरे भेद, मतलब यानी कि बनावट या रचना के आधार पर हम पढ़ते हैं क्या होता है, ये कितने भेद होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इस कक्षा में बनावट या रचना के आधार पर, ठीक। तो दोस्तों ये रहा व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद, ठीक है। व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं, वो शब्द भेद कितने होते हैं, वो कुल 3 भेद होते हैं, ठीक है। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, पहला शब्द जो होता है वो रूढ़ शब्द होता है, रूढ़ शब्द होता है। और दूसरा क्या होता है, यौगिक शब्द होते हैं। और तीसरा क्या होता है, योग रूढ़ शब्द होता है, ठीक है। दोस्तों, व्युत्पत्ति रचना और बनावट के आधार पर कुछ 3 भेद होते हैं। पहला क्या होता है, पहला रूढ़ शब्द होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा दूसरा जो होता है यौगिक शब्द होता है। और तीसरा क्या होता है, योग रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। क्लियर है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों, रूढ़ शब्द मतलब जिन शब्दों का सार्थक खंड ना किया जा सके वह क्या होता है, वह रूढ़ शब्द होता है। सार्थक खंड का मतलब खंडन करने के बाद जिसका अर्थ निकले, ठीक है। खंडन करने के बाद जिसका अर्थ, ठीक है, निकले। तो खंडन का, जैसे जिन शब्दों का सार्थक खंड ना किया जा सके वह कौन से शब्द होते हैं, वह रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। वह रूढ़ शब्द होते हैं। और जो है खंडन ना किया जा सके मतलब इसका जो है, अगर हम क्या बोलते, किसी भी शब्द का अगर खंडन करेंगे तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे आज है, ठीक है, जैसे आज है, आज का अगर हम मान लीजिए खंडन करते हैं, ठीक है, आ प्लस आ, तो ये क्या है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, आ का तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, और ना ही जा का अर्थ निकल रहा है। तो क्या हो गया, क्या हो गया, ये रूढ़ शब्द हो गए। इसी प्रकार कल, ठीक है, कल, तो कल ना तो का कोई मतलब सार्थक अर्थ निकल रहा है और ना ही ला का कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है। क्या हो गया, ये जो है ये रूढ़ शब्द हो गए। तो यही ये कहना चाह रहा है कि जिन शब्दों का सार्थक खंडन या खंड ना किया जा सके वह रूढ़ शब्द होते हैं। यानी अगर कोई भी अगर किसी भी शब्द का मान लीजिए खंडन करते हैं, जैसे क्या है, नाक है, ठीक है, नाक का हम खंडन करते हैं तो ना और का, ठीक है, ना और का हो गया। तो नाक का तो अर्थ निकल रहा है, लेकिन जब इसका खंडन कर रहे हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो क्या हो गया, ये रूढ़ शब्द हो गया, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे आ और जा, ठीक है, आ और जा, का और ला, पा, जैसे क्या है, आज, ठीक है, आ और जा। ऐसे कल, का और ला, ठीक है। इसी प्रकार क्या है, पर,
प और रा, ठीक है। टुकड़े के रूप में कोई सार्थक अर्थ प्रकट नहीं कर पा रहा, अतः ये निरर्थक शब्द होते हैं। दोस्तों वही बताया ना, जैसे का हो गया, ठीक है, जैसे काम हो गया, काम हो गया, का प्लस माँ, ठीक। तो ना तो का अर्थ निकल रहा है, ना का अर्थ निकल रहा है, और ना ही माँ का अर्थ निकल रहा है। क्या हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, ये रूढ़ शब्द हो जाएंगे, यानी ये निरर्थक हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कमल है, ठीक है, क हाँ और ला, ठीक है। तो ना तो का अर्थ निकल रहा है, और ना ही माँ का अर्थ निकल रहा है, ना ही ला का अर्थ निकल रहा है। तो दोस्तों कहना ये चाह रहे हैं कि जिन शब्दों का सार्थक खंडन ना किया जा सके वह क्या कहलाते हैं, वह शब्द कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब देखेंगे योग रूढ़ क्या होता है, ठीक है। पहले दूसरे नंबर पर यौगिक देखते हैं, फिर योग रूढ़ देखते हैं। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो सार्थक शब्दों के मेल से बने हो, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द दो सार्थक शब्दों से मिलकर बना हो, यानी दोनों का अर्थ निकलता हो, ठीक है। जैसे क्या है, जैसे विद्या धनालय, ठीक है, विद्या और आलय। तो विद्या का भी अर्थ है ना, और आलय का भी अर्थ है, क्या हो गया, विद्यालय हो गया। तो कहने का मतलब यौगिक शब्द वह शब्द होते हैं, यानी ऐसे शब्द होते हैं जो दो सार्थक शब्दों से मेल से दो सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं, और जिनका कोई अर्थ निकलता है, ठीक है, जिनका कोई अर्थ निकलता है, यानी एक तीसरा अर्थ बनता है। उसी प्रकार ये देखिए यौगिक शब्द ऐसे शब्द हैं जो दो सार्थक शब्दों से मेल से दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हो, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। और इनके खंडन जो इनके खंड सार्थक होते हैं, यानी जब इनका खंडन करते हैं तो इनके जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, वो सार्थक होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये है विद्यालय, ठीक है, ये है विद्यालय, विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है, ठीक है, विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है। उसी प्रकार हिमालय, ठीक है। तो इसका क्या है, ये सार्थक अर्थ निकल रहे हैं ना, खंडन अगर हम कर रहे हैं तो खंडन का क्या हो गया, खंडन का इसका भी अर्थ है और इसका भी अर्थ है। पुस्तकालय, पुस्तक, पुस्तक का भी अर्थ है और आलय का भी है, यानी यौगिक शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं, और इनका खंडन करने पर इनका जो जो इसके अर्थ होंगे वो सार्थक होंगे, इनके जो खंड होंगे वो सार्थक होते हैं, यानी जो इनका खंडन करने के बाद इनका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, वो सार्थक होगा। जैसे विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, तो विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है। उसी प्रकार जन्म भूमि, जन्मभूमि तो क्या है, जन्म, जन्म मतलब जहां पर जन्म हुआ है, और भूमि का क्या है, मतलब जहां पे जन्म हुआ है, क्या हो गया, वो जन्मभूमि हो गई, ठीक है। जन्म और भूमि, जिस भूमि पर जन्म हुआ वो क्या हो गया, वो जन्मभूमि हो गई। यानी जन्म का भी अर्थ निकल रहा है, जन्म का भी अर्थ होता है, और क्या होता है, भूमि का भी अर्थ होता है, ठीक है। तो ये जो है जन्मभूमि हो गया। तो दोस्तों यौगिक का मतलब यही होता है, दो सार्थक शब्दों से मिले हुए शब्द मिलकर बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। और जिनका खंडन जो है क्या होता है, सार्थक होता है, ठीक है, जिनका खंडन सार्थक होता है, ठीक। आगे देखते हैं योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके किसी परंपरावर्ष विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, यानी तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, ऐसे शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। यानी योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर कर
जो किसी परंपरावश तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं, अर्थात सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं वह शब्द जो तीसरे अर्थ का बोध कराए या ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। तीसरे ऐसे शब्द जो तीसरे अर्थ का बोध कराए या ऐसे शब्द जिससे जो है तीसरे अर्थ का बोध होता हो वो क्या कहलाएंगे, वो योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे पंकज, ठीक है, जैसे जैसे पंकज, ठीक है, पंकज है, पंकज, पंकज, पंक का अर्थ क्या होता है, कीचड़ होता है, और जा का अर्थ क्या होता है, जा का अर्थ होता है जन्मा, ठीक है। तो पंकज मतलब पंक का अर्थ कीचड़ हो गया और जा का अर्थ जन्मा, मतलब जन्म हो गया या जन्मा हो गया, क्या हो गया, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, कमल कहलाता है, ठीक है। ये जो है पंकज का अर्थ क्या होता है, ये एक पर्यायवाची भी शब्द होते हैं, जैसे पंकज का अर्थ क्या हो गया, क्या हो गया, कमल हो गया, ठीक है। उसी प्रकार दशानन, ठीक है, दशानन, 10 और आनन मतलब 10 सिर वाले, ठीक है, 10 सिर वाले को दशानन कहते हैं। और दशानन हम किसे कहते हैं, रावण कहते हैं, रावण को कहते हैं। तो कहीं ना कहीं तीसरे अर्थ का बोध हो रहा है, हो रहा है ना। जैसे दशानन है 10 आनंद जिसके 10 सिर हों, तो 10 और आनंद 10 सिर वाले को क्या कहते हैं, दशानन कहते हैं। दोस्तों यही समझाना चाह रहे हैं कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु वो जो है तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं, यानी तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं, ठीक है। वो क्या हो गए, वो जो शब्द होंगे वो कहलाएंगे आपके, वो योग रूढ़ कहलाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार आगे देखेंगे लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर से आप क्या समझते हैं, लंबोदर से आपको मन में तुरंत आता है कि लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जलज, ठीक है, आगे देखेंगे मुरलीधर, मुरलीधर, ठीक है, मुरलीधर किसको कहेंगे, मुरलीधर कहते हैं ना कृष्ण भगवान को कहते हैं। तो ये जो है अगर देखा जाए तो बहुब्रीहि समास के उदाहरण योग रूढ़ शब्द में होते हैं, ठीक है। बहुब्रीहि समास जब हम समास पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, बहुब्रीहि समास के जो है उदाहरण अक्सर जो है योग रूढ़ शब्द में मिलते हैं, जैसे दशानन, लंबोदर, ठीक है, जलज, चक्रपाणी, मुरलीधर, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब तीसरे अर्थ का बोध करवा रहे हैं, करवा रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको, आगे देखिए, ठीक है। अब जो है अगर तीसरा भेद देखें, ठीक है, इसको नंबर 3 कहते हैं। जो तीसरा भेद है वो उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, ठीक है, वो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के 4 भेद। पहला भेद होगा, पहला भेद जो होगा वो तत्सम शब्द होगा दोस्तों, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या विदेशज शब्द और संकर शब्द, ठीक है। तो ये तो हमने आपको पढ़ा दिया है दोस्तों, हमने तद्भव तत्सम इसीलिए पहले पढ़ाया, वर्णमाला इसीलिए पढ़ाया ताकि आपको अगर हम शब्द भेद पढ़ाएं या शब्द विचार पढ़ाएं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब आपको तत्सम पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताते हैं कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे क्या है हिंदी में लिखे जाते हैं या हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं, वो क्या हो गए, वो क्या हो गए, वो तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव शब्द होता है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से तो लिए जाते हैं लेकिन वो हिंदी के हो गए, ठीक है। जैसे हाथ क्या है, अग्नि अगर संस्कृत से लिया गया है तो उसका क्या हो गया, हिंदी में हम आग रूपन है, तो ये क्या हो गया, ये तद्भव हो गया, ठीक है। देशज शब्द, देशज जैसे कि शब्द से ही लग रहा है, देशज यानी देश का शब्द है, देश से लिया हुआ शब्द, अपने ही देश से यानी क्षेत्रीय भाषाओं से क्या है लिया हुआ शब्द क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वो देशज शब्द कहलाता है। देशज शब्द में जैसे एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, लोटा, लोटा क्या है,
लोटा देसी शब्द है। गड्ढा, गड्ढा क्या है? तो गड्ढा जो शब्द है ये क्या है? ये देशी शब्द है। उसी प्रकार विदेशी शब्द क्या कहते हैं? जो जिन शब्द जो शब्द ऐसे शब्द जो विदेशों से लिए गए हैं, यानी विदेशी भाषा से लिए गए शब्द जो है, जिनका प्रयोग अब हिंदी में करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो विदेशज या विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द में हमने जो पढ़ाया था तो उसमें बताया था अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली और अंग्रेजी शब्द। ठीक है, उनमें से बताया था कौन कौन से शब्द तुर्की होते हैं, जैसे वकील। ठीक है, वकील, वकील क्या है? ये विदेशी शब्द है। ठीक है, विदेशी शब्द है। अगर इसको और भी देखेंगे तो कहाँ से लिया गया है? ये अरबी भाषा से लिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार अंग्रेज, अंग्रेजी देखेंगे। ठीक है, अंग्रेजी अगर हम देखेंगे तो अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी एक प्रकार से विदेशी शब्द है। ठीक है, विदेशी शब्द है ना, विदेशी शब्द। ये सब क्या है? ये सब है जैसे कचहरी, कचहरी, कचहरी क्या है? कचहरी विदेशी शब्द है। ठीक है, ये भी विदेशी शब्द है। और उसी प्रकार देखेंगे मुकदमा, मुकदमा। ठीक है, अगर हम मुकदमा देखते हैं, मुकदमा भी क्या है? एक प्रकार से विदेशी शब्द। ठीक है, उसी प्रकार संकर शब्द, संकर शब्द, संकर शब्द हमने बताया था कि दोस्तों ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेल, रेल गाड़ी हो गई। ठीक है, तो जो रेलगाड़ी शब्द है वो क्या हो गया? रेल, ये अलग है और गाड़ी क्या है? वो अलग है। ठीक है, तो जो गाड़ी शब्द है वो क्या है? वो देशज शब्द है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। उसी प्रकार बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी क्या है? बैल अलग हो गया और गाड़ी अलग हो गया, तो क्या हो गया? ये दो शब्दों से मिलाकर बना हुआ शब्द है, तो क्या कहलाएगा? संकर शब्द कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार, उसी प्रकार मान लीजिए एक, ठीक है, ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या हो गए? वो सब क्या हो गए? संकर शब्द हो गए। ठीक है, आगे देखिए। अब अर्थ के आधार पर हम पढ़ते हैं दोस्तों, अर्थ के आधार पर। ठीक है, अगर शब्द प्रकार या शब्द भेद का अगर हम विभाजन करते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के, ये हम नंबर 4 लिखते हैं। ठीक है, नंबर 4। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला जो है एकार्थी शब्द होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा अनेकार्थी शब्द होता है। तीसरा क्या होगा? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं। और चौथा क्या होता है? विपरीत, विपरीतार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, विपरीत या विपरीतार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, तो जो अर्थ के आधार पर इसका भेद होगा, इसका भेद कुल 4 प्रकार के होंगे। ठीक है, 4 प्रकार के ये आपके लिखे हुए हैं। ये इसको दोस्तों नोट करते चलिएगा अगर हो सके तो। ठीक है, अर्थ के आधार पर जब इसके भेद पढ़ेंगे तो इसके जो है टोटल 4 भेद होते हैं। आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं एकार्थी शब्द क्या होते हैं। ठीक, एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका सामान्यतः केवल एक ही अर्थ निकलता है, कोई दूसरा अर्थ या मतलब नहीं निकलता हो। दोस्तों एकार्थी यानी वो शब्द से ही समझ में आ जा रहा है कि ऐसे शब्द जिसका जो है केवल एक ही अर्थ निकलता हो और कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता हो, तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? ऐसे शब्द कहलाएंगे एकार्थी शब्द। ठीक है, तो ये शब्द से जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, अनुज, अनुज, अनुज है, अनुज का कोई और अर्थ तो नहीं निकलता है। अनुज का अर्थ सिंपल सा है कि भाई अपने छोटे को बोलते हैं। ठीक, अपने छोटे भाई को बोलते हैं। ठीक है, जो छोटा हो उसको अनुज बोलते हैं। उसी प्रकार अग्रज हो गया। अग्रज क्या है? अग्रज भी अगर हम बात करते हैं तो अग्रज क्या होता है? इसका भी सिर्फ एक ही अर्थ निकल रहा है, बड़े भाई। ठीक है, इसका तो कोई दूसरा अर्थ नहीं है।
दोस्तों यही कहना चाहते हैं कि जो है एकार्थी शब्द ऐसे होते हैं या ऐसे शब्द होते हैं जिनका सिर्फ एक अर्थ निकलता हो और दूसरा कोई अर्थ नहीं निकलता हो। जैसे अग्रज है, तो अग्रज का क्या होता है? अग्रज का जो है बड़ा भाई, यानी उसका अग्रज के अर्थ से सीधे हम समझते हैं बड़ा भाई को अग्रज बोलते हैं, और जो अनुज होता है अनुज को क्या बोलते हैं? बड़ा भाई बोलते हैं। तो एक अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एकार्थी शब्द, ठीक है। अब देखते हैं अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं। एक ही शब्द के अनेक अर्थ जो निकलते हैं या निकलते हैं, सिंपल शब्दों में अनेकार्थी, अनेक अर्थ वाले। शब्द से ही पता चल रहा है कि अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं या एक शब्द से अनेक अर्थ निकलते हो, क्या हो जाएगा? अनेकार्थी शब्द, ठीक है। ये तो दोस्तों शब्द से ही पता चल रहा है, यानी अनेकार्थी शब्द से ही पता चल रहा है कि अनेकार्थी क्या होते हैं, जिसके अनेक अर्थ निकलते हों, ठीक। यहां तक क्लियर है। जैसे कनक, कनक, कनक को हम अगर यहाँ कनक लिखते हैं, ठीक है, कनक लिखते हैं, कनक के तीन अर्थ निकलते हैं। कनक हम सोना को भी कहते हैं और हीरा को भी कहते हैं और गेहूं को भी कहते हैं, ठीक है। कनक हम सोना को भी कहते हैं, धतूरा को भी कहते हैं, तो गेहूं को भी कहते हैं। दोस्तों ऐसे शब्द ऐसे शब्द जिनका अनेक अर्थ निकलता हो, वह ऐसे शब्द एक ही शब्द के जो है अनेक अर्थ निकलते हो। कनक की क्या है? अनेक अर्थ है। कनक को सोना भी कहते हैं, कनक को धतूरा भी कहते हैं और कनक को गेहूं भी कहते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार आगे देखेंगे अली, ठीक है। मान लीजिए अली हो, अली को क्या कहते हैं? अली को सखी भी कहते हैं, अली को भौरा भी कहते हैं, और अली को क्या कहते हैं? कोयला भी कहते हैं, और अली को क्या कहते हैं? बिच्छू भी कहते हैं। तो एक ही शब्द है लेकिन अर्थ क्या है? अर्थ हम अलग अलग हैं इसके, ठीक है। क्या हो गया? मतलब वह शब्द, जो शब्द तो एक हो किंतु अर्थ अलग अलग निकले, वो क्या कहलाएंगे? वो अनेकार्थी शब्द कहलाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार एक उदाहरण और देखिए। एक उदाहरण और देखिए, जैसे गुरु, ठीक है, ये हो गया गुरु, ठीक है। तो गुरु को दोस्तों हम क्या कहते हैं? हम शिक्षक भी कहते हैं। गुरु को हम क्या कहते हैं? शिक्षक भी कहते हैं और भारी भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? बृहस्पति भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? मदिरा भी कहते हैं, ठीक है। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। क्लियर है? एक अर्थ हो, ये एक उदाहरण हो। इसी प्रकार मधु को, ठीक है, मधु, मधु को, मधु को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? शहद कहते हैं, और मदिरा भी कहते हैं, और मदिरा भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? मीठा भी कहते हैं। दोस्तों एक ही शब्द है मधु, लेकिन अर्थ क्या है? शहद, शहद, मदिरा और मीठा। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलने वालों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। क्लियर है? आगे देखते हैं। तीसरा है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, तो ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान या बहुत मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं कि जिनके अर्थ समान या बहुत मिलते जुलते होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखेंगे तो आंख का मान लीजिए पर्यायवाची क्या हो गया? नयन, लोचन, चक्षु, नेत्र। क्या हो गया? आंख को नयन भी कहते हैं, क्या लोचन भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं। इसी प्रकार अग्नि को
आग, अनल, पावक, ज्वाला। आकाश को नभ, गगन, अंबर और व्योम। नभ, गगन, अंबर और व्योम। क्या हो गया? ये जो होते हैं जिनके अर्थ समान है, यानी इन सब के जो है अर्थ समान है, बहुत मिलते जुलते हैं। यानी अग्नि का भी, आग का भी अर्थ क्या होगा? अग्नि का अर्थ आग होगा, अनल का भी अर्थ आग होगा, और पावक का भी अर्थ क्या होगा? आग होगा, और ज्वाला का भी क्या होगा? ज्वाला, लौ। लौ कहाँ से निकलती है? चिंगारी से निकलती। लौ, लौ कहाँ से निकलती है? वो आग से निकलती है। तो क्या हो गया? यानी अर्थ जो है मतलब मिलते जुलते तो है ना, जैसे अग्नि और ज्वाला। ज्वाला, जब ज्वाला निकलती है वो कहाँ से निकलती है? आग से। आग से ज्वाला निकलती है। तो अर्थ जो है बहुत समान मिलते जुलते हैं, ठीक है, लगभग समान होते हैं, मिलते जुलते हैं। इसी प्रकार ठीक, अंबर, अंबर, अंबर आकाश, ठीक है, आकाश और अंबर। तो नीला अंबर, ठीक है, तो ये क्या हो गया? आकाश को ही क्या अंबर भी बोलते हैं। उसी प्रकार हाथी, ठीक है, हस्ती। तो हाथी का क्या होता है? हस्ती होता है ना। तो कहीं ना कहीं मिलता जुलता शब्द है, मतलब एक जैसा क्या है? समान, समान तो लग रहा है ना। उसी प्रकार पृथ्वी, पृथ्वी और धरती। हरा, 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 इस पर पूरा विश्व टिका हुआ क्या है? हरा। धरती क्या है? ये कहीं ना कहीं अर्थ मिलता जुलता है। वसुधा, वसुधा, वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधा क्या है? वसुधा भी समान अर्थ है, मिलता जुलता। उसी प्रकार सूर्य का क्या होता है? रवि, दिनकर, भास्कर और सूरज। सूर्य का सूरज, यानी समान अर्थ, मिलता जुलता अर्थ क्या कहलाते हैं? मिलता जुलता पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द क्या कहते हैं? समानार्थी कहते हैं। सिंपल भाषा में जिसका अर्थ समान हो, ये शब्द ही दोस्तों, शब्द से ही पता चलता है समानार्थी क्या होता है। क्लियर है? आगे देख, अब देखते हैं विपरीतार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं जिनका, ठीक है, इसको जो है हम पांच, चार जो है, चार या पांच जो भी है, पांचवें नंबर पर देखते हैं। ठीक, विपरा विपरीतार्थी शब्द जो होते हैं, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ किसी दूसरे शब्द के ठीक विपरीत होता है। यानी इसको हम एक प्रकार से उल्टा शब्द जैसे बोलते हैं ना, विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द का प्रयोग अक्सर इसमें मिलता जुलता है। तो विपरार्थी शब्द यही होते हैं, विपरीतार्थी शब्द यही होते हैं जिनका अर्थ जो है दूसरे शब्द के ठीक विपरीत हो। विपरीत दोस्तों, विपरार्थी मतलब विपरीत। विपरीत मीन्स उल्टा। तो क्या हो गया? मतलब जिन शब्दों का अर्थ उल्टा हो, ठीक है, ठीक विपरीत हो, अपोजिट हो, क्या कहलाएंगे? विपरीतार्थी शब्द कहलाएंगे। जैसे आकाश, आकाश, पाताल। क्या हो गया? एक ऊपर इतनी, इस उल्टा हुआ ना, आकाश और पाताल। बहुत ऊपर आसमान में आकाश, बहुत नीचे एकदम पाताल में क्या? पाताल। तो सेम उल्टा। इसी प्रकार अंधकार, रात्रि, उजाला, ठीक है, प्रकाश। तो अमृत और विष, अमृत और विष, आरंभ और अंत, मतलब शुरुआती और आखिरी। आरंभ का मतलब शुरू और अंत का मतलब आखिरी। उसी प्रकार आय और व्यय, मतलब इनकम और क्या? खर्चा। इसी प्रकार धनी और निर्धन, अमीर और गरीब, मित्र और शत्रु, सफल और असफल। कहने का मतलब ये है विपरीतार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका जो अर्थ होता है ठीक विपरीत होता है, उल्टा होता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? वो विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। ऐसे शब्द विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। आकाश, पाताल, अंधकार का प्रकाश होता है, अमीर का गरीब होता है, धनी का निर्धन होता है, मित्र का शत्रु होता है, और सफल, सफल का असफल। ठीक, ये शब्द हो गए हमारे विपरीतार्थी शब्द हो गए। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, आगे जो है पढ़ते हैं। आगे जो है अगला प्रकार कौन से हैं शब्द के, अगले जो प्रकार हैं वो हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, अब काव्य शास्त्री शब्द शक्ति के आधार पर जो शब्द
भेद होते हैं। काव्य शास्त्री या शब्द शक्ति के आधार पर जो काव्य भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके शब्द का अविधा रूप, शब्द का व्यंजना रूप और शब्द का लक्षणा रूप। ठीक है दोस्तों, ये शब्द का अविधा रूप है और शब्द का व्यंजना रूप और शब्द का लक्षणा रूप। दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे जो है हम पढ़ेंगे शब्द के या काव्य शास्त्री के अविधा व्यंजना और लक्षणा रूप को विस्तृत में बात करेंगे। और आज की कक्षा यानी सामान्य हिंदी दोस्तों, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए और अगर कुछ कमियां लग रही हैं आपको कमेंट करिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।